हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछले पार्ट में बताई थी कि भगुरायन बताता है कि जो उसके पिता की हत्या हो गई होती है तो उसका जो राज्य देने की बात आती है तो राज्य देने के लिए चाहे जो चाणक्य है वो मना कर देता है कि जो बात हुई थी राज्य देने के लिए वो किसके पिता और हमारे बीच में हुई थी, उसमें बेटे का कोई भी हाथ नहीं था। तब यहाँ पे राक्षस बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं कुमार, चाणक्य ने आपके पिता से आधा राज्य देने का अभिनय ही समाप्त किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरे द्वारा कुसुमपुर में के पूरे राज्य देने का सत्य शीघ्र ही आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। मेरा प्रण वज्र की रेखा है जिसे चाणक्य की कूटनीति की काली घटा कभी भी मिटा ना सकेगी। मेरा प्रण वज्र रेखा उसी काली घटा से उत्पन्न होगी। तब मलय केतु की आप महान है, धन्य है। भगुरायन आगे बताता है कि न संदेह महामंत्री की नीति में इतनी शक्ति है कि वे स्वर्ण के राज्य को भी जीतकर आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। विपत्ति जितनी भी भयानक होगी उतनी ही शक्ति संपन्न होती है। कसौटी जितनी काली होती है स्वर्ण की रेखा उतनी स्पष्ट और ज्योतिर्मय प्रकाशमय होती है। तब मलय केतु बोलता है कि तुम्हारा मुझे विश्वास है महामंत्री, अपने पिता के वध में मैं इतना क्रोधित हुआ हूँ कि चाणक्य का 100 बार वध करने पर भी शांत न होता। सर्प कुंडली की भांति उसकी जो बंधी हुई शिखा को मैं अपने पैरों से कुचलता और उसकी कुटिल दृष्टि को अग्नि शिखाओं में दग्ध करता। तब राक्षस बोलते हैं कि शांत हो जाओ, अपने मन को शांत रखो। महाराज नंद के कुल का विनाश करने के कारण मेरा क्रोध पहले से ही चाणक्य पर था और आपके पिता के वध करने के कारण वो मेरा जो गुस्सा है वो चरम सीमा तक पहुंच गया है। अब आपके और हमारे क्रोध की अग्निशिखा युद्ध भूमि में प्रज्वलित होगी। आप संपूर्ण कुसुमपुर के सम्राट होंगे और मौर्य चंद्रगुप्त आदि आपके चरणों की परिवेशना से अपने शेष जीवन को सार्थक करना चाहेंगे तो इसकी अनुमति भी आपसे प्राप्त करनी होगी। चाणक्य की शिखा युद्ध भूमि में योगिनियों और पिशाचों के कंठों की माला बनेगी। कुछ दिन के लिए धैर्य धारण करो। तब मलय केतु बोलता, धैर्य ही तो धारण कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि समस्त आर्यावर्त में चाणक्य की नीति से संघर्ष लेने की किसी में शक्ति है, क्षमता है, सामर्थ्य है तो वह आप में है। गजराज का गर्व केवल सिंह ही चूर कर सकता है। तब राक्षस बोलते, कुमार, कुछ लोग अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ लोग प्रतिशोध के लिए विपक्षी को ललकारते। यही अधिकार और प्रतिशोध दोनों ही सर्प जिह्वा की भांति एक हो गए हैं। कुमार, चाणक्य सम्मिलित शक्ति से इस प्रकार दंशित होगा कि संसार भर के उपचार उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। तब भगुरायन बोलता है कि विश्वास रखिए कुमार, महामंत्री जो एक बार कह देते हैं वह विधाता का लेख बन जाता। वह दिन दूर नहीं है जब महामंत्री की कुशल नीति से आप समस्त उत्तरी भारत के सम्राट होंगे और देश विदेश के शासक आपके चरणों में मस्तक झुकाएंगे। मलय केतु बोलता, मैं अस्वस्थ हूँ, अपने हृदय की शांति के लिए भी मैं महामंत्री की सेवा में आना चाहता था। मैं जानता था कि यदि मुझे कहीं भी शांति मिलेगी तो केवल महामंत्री राक्षस के पास ही मिलेगी। तो राक्षस बोलते हैं, कुमार, हमारे पास गज सेना, अश्व सेना पर्याप्त है। भद्रभट हाथियों की सेना का संचालन करेगा और पुरुषदत्त अश्व सेना का हाथियों का आक्रमण सामने से होगा और अश्व सेना का आक्रमण दाहिनी और बाईं ओर से होगा। हाथियों की सेना के पीछे मेरी सेना होगी और मौर्य चंद्रगुप्त की सेना पर आपकी सेना पीछे से आक्रमण करेगी। नदी की धारा में पड़े हुए तिनके की भांति मौर्य सैनिक किनारा भी नहीं पा सकेंगे। तब मलय केतु बोलते हैं, अच्छा अब हम चलेंगे। भगुरायन, चलो और मैं अपने शिविर पर ही रहूंगा और जैसे ही आपका संकेत मिलेगा मैं आपके संकेत की प्रतीक्षा करूंगा। तब राक्षस बोलते, जैसी कुमार की इच्छा, और अपने सेवकों को बुलाता है कि रोहित सैनिकों को तैयार कर दो कि कुमार अब जाना चाहते हैं। तब मलय केतु बोलते हैं कि अच्छा ऐसा ही होगा। और यहाँ पे आगे राक्षस बताते कि जब कुमार चले जाते, मलय केतु चले जाते तो उसकी तरफ देखते हैं और यह अपने आप में सोचते हैं कि हमारा अंतिम संघर्ष होगा, किंतु एक बात से सावधान रहना होगा कि कुमार मलय केतु की सेना के अधिकारियों में चाणक्य के गुप्तचर हो सकते हैं। जिस प्रकार राजकोष में अनेक खोटी मुद्राएं चली आती उसी प्रकार सेना में भी छद्म वेश बदल कर सैनिक आ सकते हैं। मैं देखूंगा, निरीक्षण करूंगा
पहले सुहासिनी से बात कर लेता हूँ। तो वो अपने नौकर रोहित को बुलाता, बोलता सुहासिनी को भेजो, मैं सुहासिनी से बात करना चाहता हूँ। तो राक्षस फिर सुहासिनी के बारे में बोलता है, सोच रहा होता है कि सम्राट नंद के मदनोत्सव की प्रमुख राजनर्तकी क्या हुआ मेरी राजनीति में सहायक हो सकती है कि नहीं। उसी समय सुहासिनी आ जाती है और प्रणाम करती। तब राक्षस बोलते, कुसुमपुर की लक्ष्मी स्वागत है, आपको इतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। आपके सुकुमार शरीर ने इन विश्राम के क्षणों में विकलता तो अनुभव नहीं कि एकांत का सुख कभी कभी कांटे की भी भांति कसक सकता है। तब सुहासिनी बोलती, प्रभु की स्मृति कुसुमों मतलब फूलों की सैया थी, उसी पर शयन करती रहे, उस विलास सुख में विकलता कहाँ से आएगी। तब राक्षस बात करता है कि एक बात पूछना चाहता हूँ देवी, ब्राह्मण चाणक्य ने अपनी राजनीति में मुझे राक्षस नाम दिया, इसके कारण आपको डर तो नहीं लगता। तब सुहासिनी बोलती, द्वितीय का चंद्र वक्र है प्रभु, किंतु सदा शिव के मस्तक पर कितना शोभाशाली होता है। तब राक्षस बोलता, सम्राट नंद की सेवा में रहते हुए आप कभी कल्पना में कुशल हो गए। ठीक है, आपकी कल्पना के अनुसार आप सदा शिव की भांति सदैव कुसुमपुर का मंगल करेंगी। तब सुहासिनी बोलती, मंगल महामंत्री, मंगल क्या होगा। उस दुरात्मा चाणक्य के संकेत से महाराज नंद का वध किस क्रूरता से किया गया और ये आंखें देखती रह गई। जिन महाराज नंद के अट्टहास की ध्वनि मेरे मंजीरे की ध्वनि गूंजती रही, उनका मरणोन्मुख चित्कार आज भी मेरे मतलब मरने के समय जो उनकी आवाज थी आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। मुझसे कुसुमपुर का कुछ भी मंगल नहीं हुआ महामंत्री, मैं कुछ भी मंगल नहीं हुआ, मैं अभागिन हूँ, ऐसा कहकर रोती है। तब राक्षस उसे शांत करता, यह अभाग तो मेरा है कि मेरी राजनीति सात्विक होने का दंभ भरती रही, उसे मैंने छल का केंद्र नहीं बनने दिया। यह भूल मेरी है कि मैंने चाणक्य को मनुष्य समझा, वह मनुष्य नहीं है देवी। उसका शरीर भले ही मनुष्य जैसा हो, किंतु शरीर में एक हिंसक भेड़िए की आत्मा है जिसे निरंतर रक्त की प्यास रहती है। सुहासिनी बोलती है, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके अंदर भेड़िए की आत्मा है। तब राक्षस आगे बोलता, किंतु अतीत को वर्तमान में लाने से क्या लाभ। महाराज नंद की आत्मा हम लोगों की भांति देखकर स्वर्ग में अवश्य शांति प्राप्त करती होगी कि हमें कुसुमपुर की रक्षा करनी है। सुहासिनी बोलती, इसके लिए मेरी क्या सेवाएं की जरूरत है, मैं सदैव तैयार हूँ। तब राक्षस बोलता, यह सुनकर सुखी हुआ अभिमन्यु केतु आए थे, आप जानते हैं उनके पिता की हत्या विदुष्ट चाणक्य की कूटनीति से हुई है। हमारी भांति वे भी क्रोध और शोक में आंदोलित है। चाणक्य और चंद्रगुप्त से प्रतिशोध लेने के लिए वो भी कटिबद्ध है। उनकी सेना हमारी सेनाओं से मिलकर एक ऐसा प्रलय उत्पन्न करेगी जिससे चंद्रगुप्त की सारी सेना सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगी। तब सुहासिनी एक निवेदन करना चाहती है, बोलती है कि यदि दुष्ट चाणक्य ने फिर किसी कूटनीति का आश्रय लेकर आप में और मलयकेतु में भेद कर दिया, डिफरेंसेस डाल दिया, तब उस प्रलय से पूर्वी चाणक्य कोई नवीन छल की दृष्टि ना कर लेगा। तब राक्षस बोलता है, राजनीति में भी आपकी बुद्धि कार्य करती, आप भी मेरे कार्यों में सहायक हो सकते हैं। सुहासिनी बोलती है, तो मेरा भाग्य है। तब राक्षस बोलता है कि कुसुमपुर में सौभाग्य की सृष्टि करोगी। देन सुहासिनी बोलती, मैं कृतार्थ हुई स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, किंतु आप मुझे सौभाग्य अपने मुझसे लक्ष्य से सौभाग्य से भय लगने लगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि विधाता भी सत्य का समर्थन नहीं करता। वह चाहता है कि इस संसार में आतताइयों का ही साम्राज्य रहे और सात्विक वृत्ति के महात्मा सदैव ही प्रताड़ित होते रहें। देन राक्षस अंगेन कहता है, किंतु यह मान लेने से जीवन की प्रगति तो रुक नहीं सकती ना, अवरुद्ध हो जाएगी अगर हम मान लेंगे ऐसा। तो सुहासिनी बोलती, आपकी इस बात से मेरे हृदय में साहस का उद्भव होता। पहले मैं महाराज नंद की रंगशाला की नर्तकी थी, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजनीति के मंच पर भी नृत्य करूंगी और आपकी बुद्धि की ताल पर मेरे नूपुरों की ध्वनि होगी। तब राक्षस बोलता है, और ये नूपुरों की ध्वनि मेरे हृदय में ना जाने कब से गूंज रही थी। तब सुहासिनी बहुत खुशी होकर बोलती है, सच महामंत्री, यह सेविका इतनी भाग्यशालिनी है क्या उसका भाग्य इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी के भाग्य के समान है क्या। तब राक्षस बोलता है, सुहासिनी, राजनीति की विथिकाओं पर चलने से मुझे अवकाश नहीं है, किंतु यदि तुम मेरे हृदय में झांक कर देखो तो उन विथिकाओं मतलब रास्ते, उन रास्तों में उन कोनों में ना जाने प्रेम के कितने कुंज हैं जिनमें तुम्हारे नूपुरों की ध्वनि हमेशा गूंजती रहती है। और मैं राजनीति की भरी तालों के बीच भी कि जब मुझे खाली समय मिलता है तो तुम्हारे उन घुंघरुओं की ध्वनि को सुन लेता हूँ।
तब सुहासिनी बोलती है, प्रभु स्त्री का हृदय अनुराग के रहस्य को पहचानता है। पुरुष की भंगिमाएं कि स्त्री से छिपी नहीं रहती, वह जान लेती है कि पुरुष किस दृष्टि से देखता है, विराग से या प्रेम से, अनुराग से या लालसा से। पुरुष के कर संचालन की दिशा से वह पहले से ही परिचित रहती है। यदि स्त्री अनुरक्त है तो पुरुष से मिलन सुख दे सकती है, अन्यथा पुरुष के प्रयत्न पानी के बुलबुलों की भांति फूट जाते हैं और नारी की गति जल की भांति अपनी ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है। तब राक्षस बोलते हैं, इसीलिए तो नारी सर्वविजनी सर्वशक्तिमान कहलाती है। सुहासिनी बोलती, स्वामी आज मैं शब्दों से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भले ही यह सेविका महाराज नंद की रंगशाला की नर्तकी थी, किंतु उसने यह सेवा इसलिए स्वीकार की थी कि वह आपकी दृष्टि के अमृत का पान करती रहेगी। आपकी स्वीकृति ही मेरी रंगशाला थी और आपकी मुस्कान ही मेरे नृत्य की गति। महाराज नंद का पुरस्कार मैं इसलिए स्वीकार करती थी कि वह पुरस्कार आपके हाथों प्रदान किया जाता था। महाराज नंद का अनुग्रह एक रत्न जड़ित मदिरा था, किंतु उस मदिरा में जो देवता की मूर्ति थी वे आपकी थी प्रभु। तब राक्षस बोलता, तुम वास्तव में प्रेमवही हो सुहासिनी, तुमने आज स्पष्ट रूप से मेरी प्रणयी बन गई हो। तब यहाँ पे सुहासिनी बोलती है, स्वामी मैं कृतार्थ हुई, मैं सुखी हुई, मैं धन्य हुई। आज मेरा सौभाग्य इतना विस्तृत हो गया है कि क्षितिज की रेखा भी कम पड़ जाएगी। मेरा सुख इतना गहरा हो गया कि सागर भी फैला सा दिखाई देगा और आनंद इतना मादक हो गया है कि सुगंध की वायु के कंधों से उतर जाएगी। मैं धन्य हो गई स्वामी, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया कि आप अपने प्रणयिनी बना लिए। तब राक्षस बोलता, तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही सुंदर तुम्हारी भावनाएं भी है। आज हम दोनों अपने प्रणय का प्रयोग राजनीति में किस प्रकार करेंगे। तब सुहासिनी बोलती, सेविका ने तो पहले ही निवेदन किया था कि स्वामी की आज्ञा हो तो सेविका राजनीति के मंच पर भी नृत्य करेगी। तब राक्षस बोलते हैं, तो ठीक है सुनो, मौर्य चंद्रगुप्त कल दक्षिण विजय पर कुसुमपुर लौट रहे हैं। कल शरद की पूर्णिमा भी है। उन्होंने दक्षिण से ही यह सूचना भेजी है कि शरद पूर्णिमा के पवित्र पर्व पर कुसुमपुर में कौमुदी महोत्सव होगा। मंत्री चाणक्य मुझसे भयभीत था, वह नहीं चाहता था कि कल कौमुदी महोत्सव हो, किंतु मैं चाहता हूँ कि कौमुदी महोत्सव हो। तो सुहासिनी सरप्राइज हो जाती है, बोलती कि आप चाहते हैं कौमुदी महोत्सव हो, वो आप तो चंद्रगुप्त के मतलब एनिमी हैं और मलकेतु के मित्र होकर आप चंद्रगुप्त के प्रपोजल का समर्थन कर रहे हैं। तब यहाँ पे राक्षस बोलते हैं, हाँ एक विशेष दृष्टि से चाहता हूँ कि कल कौमुदी महोत्सव हो। तो सुहासिनी बोलती है, आपकी नीति की गहराई तक मेरी बुद्धि नहीं पहुँच पा रही, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब राक्षस बोलते उस कौमुदी महोत्सव में मौर्य चंद्रगुप्त के समक्ष नृत्य कर सकोगे। तब सुहासिनी बोलती है कि मैं आपके अलावा और किसी के सामने नृत्य नहीं करूंगी। मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनकर देखने वालों की दृष्टि में ना जाने कितनी वासना के बिंदु उभरते हैं। देवता के चरणों में समर्पित होने वाले पुष्पों का हृदय भेद कर लोग माला बनाकर अपने गले में डाल लेते। मैं किसी के समक्ष नृत्य नहीं करूंगी, मौर्य चंद्रगुप्त के समक्ष तो कदापि नहीं। तब राक्षस बोलते हैं, मेरे प्रणय के साथ साथ राजनीति भी है देवी। मैं राजनीति की दृष्टि से ही तुम्हारे नृत्य की योजना चाहता हूँ। सुहासिनी बोलती है, यूं तो आपकी आज्ञा से यह सेविका शमशान में ही नृत्य कर सकती है। तब राक्षस बोलते हैं कि ठीक है, आप इसे शमशान का ही नृत्य समझो। तब सुहासिनी बोलती, शमशान का नृत्य, वहाँ तो कौमुदी महोत्सव होगा। महाराज नंद के शोक की संध्या में क्या मैं शत्रु की शरद ज्योत्सना को निमंत्रण दूंगी। तब राक्षस बोलता, वह शत्रु की शरद ज्योत्सना मतलब सूर्य की जो ये प्रकाश का जो नृत्य ना होगा वो इसके विनाश का नृत्य होगा, अर्धरात्रि बन जाएगी। तब सुहासिनी बोलती है कि अर्धरात्रि किस प्रकार से भगवान। तब राक्षस बोलते हैं, जिस प्रकार मलकेतु के पिता पर्वता का विनाश एक राजकन्या द्वारा किया गया था, उसी प्रकार तुम्हारे नृत्य के द्वारा मौर्य चंद्रगुप्त का भी विनाश किया जाएगा। सुहासिनी बोलती है, मैं ये कार्य कैसे कर सकूंगी। तब राक्षस बोलती, इसकी योजना मैं सोचकर बनाई जाएगी। सुहासिनी कुछ सोचती है, फिर बोलती है, मैं कुछ इसमें संशोधन करना चाहती हूँ। तो राक्षस बोलता है, वेलकम है। सुहासिनी बोलती है, अभी कहूँ तो राक्षस मना कर देता, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तब राक्षस इस बाहरी शिविर में वायु भी राजनीति की गुप्त वार्ताएं चुरा लेती है। इसका कहने का मतलब ये है। तब सुहासिनी बोलती है, आप राजनीति के आचार्य हैं, मैं राजनीति में और नृत्य में कुछ अंतर ही नहीं समझती, कैसी मूर्खा हूँ।
तब राक्षस बोलते नहीं, अनेक बार राजनीति में ही नृत्य होता है और नृत्य में ही राजनीति होती। कौमुदी महोत्सव के अवसर पर नृत्य में ही राजनीति की भूमिका होगी। तो सुहासिनी बोलती है आपके प्रत्येक भूमिका में भूमिका सौभाग्य है। तो राक्षस रात्रि के प्रथम पहर में मैं गुप्तचर वासुगुप्त से भी बात करूंगा। तो सुहासिनी बोलती है फिर इस समय मुझे क्या आज्ञा है। तब राक्षस बोलते इस समय कुसुमपुर की लक्ष्मी कल के नृत्य की भांति इस समय नृत्य ऐसा नृत्य हो जिससे सभी दिशाएं धन्य हो जाएं। आकाश के अचल में प्रभात की किरणें तुम्हारे नृत्य का अनुकरण करने लगे। बाल रवि मतलब सुबह का प्रकाश तुम्हारे अंगों की छाया लेकर एक दूसरी सुहासिनी का चित्र भूमि पर बना दे और तुम्हारे नृत्य की भंगिमाएं मतलब एक्शन जो है आत्म विभोर हो जाए। तुम्हारा नृत्य वास्तव में विजय नृत्य हो, वह अग्निशिखा की भांति दिशा को आलोकित करे। तो सुहासिनी सिर झुकाकर बोलती जैसी प्रभु की आज्ञा, और फिर वो नृत्य आरंभ कर देती है और राक्षस मंत्रमुग्ध होकर उसको देखता रहता है। तो दोस्तों मेरा दूसरा अंक समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।